मार्जिनल कॉस्टिंग का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में अक्टूबर नवंबर मार्जिनल कॉस्टिंग में एएस में अक्टूबर नवंबर 1722 का हमारा ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये आपका आया हुआ है पेपर के अंदर एएस में। आपको पता है कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट क्वेश्चन ही होता है, क्वेश्चन नंबर 4। यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो बेसिकली कॉस्टिंग का लेक्चर होता है। तो यह कॉस्टिंग का जो है वो होता है, उसके हिसाब से हम जो है वो सॉल्व करते हैं। लिहा अपना बंद करो। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम। कहता है जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट अ लेदर सूटकेस, द फॉलोइंग फोरकास्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल 15 है, डायरेक्ट लेबर 8 है, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 2 के दिए हैं। फिक्स कॉस्ट पर मंथ दी हुई है आपको, सैलरीज, रेंट एंड रेट्स, एडवर्टाइजिंग, अदर फिक्स कॉस्ट। आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं होती और फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में चेंज नहीं होती। The director calculate the selling price by adding a markup of 80% onto the variable cost। वेरिएबल कॉस्ट में अगर आप 80% मार्कअप जो है वो ऐड कर दें तो आपके पास यानी वो आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा, और उसमें आप ऐड कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगी। द कंपनी हैज ऑर्डर्स टू सप्लाई 240 सूटकेसेस पर मंथ। दिस इन्वॉल्व वर्किंग एट 75% कैपेसिटी। दो कि इसका क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको यानी कि बता रहा हूँ, स्पाइट ऑफ दैट, इसका क्वेश्चन से कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। देखिए आपकी इस वक्त जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी बनेगी, 15 प्लस 8 23, और 23 प्लस 2 कितना हो जाएगा 25। वो कहते हैं 25 का क्लास 80% जो है ना वो मार्कअप है हमारे पास। 80% कितना आ जाएगा इसका 20। इसका मतलब है 20 आपका मार्कअप है, 25 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 45। 45 इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस फॉर दिस क्वेश्चन। हम सेलिंग प्राइस कंसीडर करेंगे कि हमारी 45 है, और 240 के सूट केसेस जो है हम पर मंथ सेल करते हैं। लेकिन ये जो 240 सूट केसेस है ना, ये इस वक्त बराबर है 75% ऑफ कैपेसिटी। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, हो सकता है मेरे सवाल में कैपेसिटी की जरूरत ना हो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इस सवाल में भी करा रहा हूँ। टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 240 डिवाइडेड बाय 0.75 कितनी आती है जी 320 जो है वो आपकी टोटल कैपेसिटी जो है वो निकलेगी। यानी 320 सूट केसेस की आपकी टोटल कैपेसिटी बन जाएगी कि इतने सूट केसेस जो हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या इतने सूट केसेस आप टोटल बना सकते हैं। अभी आपकी कैपेसिटी इस वक्त क्या कहते हैं 75% पे है, और आप 240 सूट केसेस बना रहे हैं, तो 240 इज इक्वल टू 75% ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी आपकी आ जाएगी 320 सूट केसेस आप बना के सेल कर सकती हैं। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी, मैंने वेरिएबल कॉस्ट का मैंने लिया है 80%, वेरिएबल कॉस्ट 25 है, वो हमारा मार्कअप आ गया। उसमें मैंने वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर दिया है, मेरे पास 45 जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगी। अब वो क्वेश्चन में आगे हमें क्या कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स एंड टू लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो बेनिफिट्स तो इसलिए है कि ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली इट टेल्स अस हाउ मेनी यूनिट्स एट हाउ मेनी यूनिट्स यू विल बी एट ब्रेक इवन, या it tells us no profit no loss situation, yeah, the number of units sold where you have neither a profit nor a loss. Secondly, you can calculate margin of safety through break even, और थर्ड पॉइंट इसमें ये आ सकता है आपका, it is used for short term decision making, it is used for short term decision making। और फोर्थ पॉइंट ये आ सकता है कि it basically you can find out profit at different levels of activity। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस के थ्रू आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिटेशन इसकी क्या है, लिमिटेशन ये है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल नॉट रिमेन द सेम। लिमिटेशन है वो कहता है सेम रहती है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कैन बी चेंज्ड, दोनों में फर्क हो सकते हैं। वो कहता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सोल्ड आर सेम, दे कैन बी डिफरेंट। फिर फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, इज नॉट ट्रू। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम, ठीक है, ये भी assumption है। तो ये सारे आपके लिमिटेशंस हैं किसकी, ब्रेक इवन एनालिसिस की। एंड कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओनली, ये भी है कि कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल में ही क्लासिफाई करती हैं आप बस, ये सब इसकी लिमिटेशन में आता है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पर मंथ,
तो यूनिट्स पर मंथ में ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल लेते हैं। आपको पता है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है बेटा वो आपकी कितनी है, 45 है, और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कितनी है, 25 है। कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ जाएगा, 20। तो जो आपने निकाला है वो सब कंट्रीब्यूशन ही था। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हम देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स पर मंथ में निकालना है बेटा। इनको ऐड कर लेंगे आप सबको। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 1450 प्लस 650 प्लस 1000 प्लस 1100, 4200। इसको डिवाइड कर देंगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। 4200 डिवाइडेड बाई 20, तो आपका ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएगा जी 210 यूनिट्स का आपका आ गया। इस वक्त आप 240 यूनिट्स सेल कर रहे हैं, 210 में जाके आपका ब्रेक इवन आता है, इट्स नॉट दैट गुड। आप ब्रेक इवन इन वैल्यू कहता है कि फाइंड करें। ब्रेक इवन इन वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट में कैसे करेंगे, ब्रेक इवन इन यूनिट्स को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सेलिंग प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, 45। तो आपके पास ब्रेक इवन इन वैल्यू जो है वो आ जाएगा 9450। इसके अलावा भी तरीका आपका ब्रेक इवन इन वैल्यू निकालने का, कि फिक्स कॉस्ट टोटल को 4200 को आप डिवाइड कर देंगे सी ओवर एस रेशियो से। सी ओवर एस रेशियो हमारी कितनी होगी, 20/45, यानी 4200 डिवाइडेड बाय 20/45, वो भी आपका ब्रेक इवन इन वैल्यू जो है वो आ जाएगा। बट द बेटर वे इज दैट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फाउंड break even in units, we can multiply it with selling price to find break even point in value. Next देखते हैं क्या पूछते हैं हमसे, calculate the margin of safety in units and in revenue। वो निकाल लेते हैं जी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दो फॉर्मूलों के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं आप। एक होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और कभी कभी वो एक्चुअल सेल्स की जगह पे हमें दी होती है उसने क्वेश्चन में बजटेड सेल्स, तो उसको हम एक्चुअल सेल्स कंसिडर करके हम उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो बजटेड सेल्स हमारी इस वक्त बेटा कितनी है, 240 सूट केसेस की है ना इस वक्त, माइनस ब्रेक इवन सेल्स हमारी कितनी है, 210। तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 30 सूट केसेस का आ जाएगा। और अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू फाइंड करना हो, वो भी बड़ा आसान है। आप 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सेलिंग प्राइस के साथ, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू जो है वो आ जाएगा जी। कितना आता है, 1350 is going to be the margin of safety in value जी। लिहा नूर, कोई मसला है तो बताएं यहाँ तक। हसन, मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम पहले कर रहे थे वही हमने किया, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कैलकुलेट द मंथली मैक्सिमम प्रॉफिट इफ द कंपनी इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी। कहता है कंपनी का मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट निकालें अगर कंपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है। इस वक्त कंपनी कैपेसिटी पे काम कर रही है 240 यूनिट्स, which is equal to 75% of the capacity। टोटल कैपेसिटी यहाँ पे कितनी बनेगी, 240 डिवाइड बाय 0.75, दैट इज 320। 320 के यूनिट्स पर आपको प्रॉफिट निकालना है, जो कि बहुत आसान है। कैसे सर, सर पूरी बनाएंगे या मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, नहीं जरूरत, नहीं जरूरत, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दिया हुआ है। आप टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेंगे कैसे, 320 सूट केसेस हैं, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 क्या है आपका, ऑलरेडी निकला हुआ है। तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 320 यूनिट्स सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, कितना आता है, 6400 आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें से हम प्लस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, जो कि आप टोटल में ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4200। आपने ब्रेक इवन जब फाइंड किया था ना, तो आपने तब फिक्स कॉस्ट का टोटल किया था, वो आती थी 4200। टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे 4200, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2200 का। ऐसे ही है जी। So that is going to be the maximum profit for this question। जी हसन, देखिए कोई मसला है तो बताएं। हेमंत, समझ आ गई है आपको? अब देखते हैं हम आगे। कहते हैं जी एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है वो हमें, एडिशन इन्फॉर्मेशन में वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है जी कि directors have been approached by Bart, a retailer who requires a regular monthly order of 150 suitcases। बाट एक हमारा कस्टमर था और वो हमें 150 सूट केसेस कहता है कि मुझे मुझे सेल करो। He wanted to offer
us a price of 42 per suitcase and he wanted us to manufacture the suitcase and hand it over to him. तो 42 पर सूटकेस हमें वो सेलिंग प्राइस ऑफर कर रहा है 150 सूटकेसेस के बदले। अगर आप गौर करें तो आपके पास पहले जो सेलिंग प्राइस आप फिलहाल चार्ज करते चले आ रहे हैं वो कितनी है, वो 45 है। तो सेलिंग प्राइस हैज बीन डिक्रीज्ड, इट इज बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस, बट वी कैन स्टिल एक्सेप्ट द ऑर्डर। व्हाई सर? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, वो तो चेंज नहीं होनी। इसमें जो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कवर हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी, देन वी विल accept the order. The directors are aware that this order will take production over the current capacity and the following would result. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहाँ पे वो कह रहे हैं आपको कि अगर आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं ना तो आप जो आपकी करंट कैपेसिटी है उससे ज्यादा यूनिट्स आप बना सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि इसमें कैपेसिटी का सवाल पैदा नहीं होता, जितने यूनिट्स आप पहले बना रहे हैं उसके अलावा आप 150 यूनिट्स भी बनाएंगे। क्योंकि बेटा मसला ये है कि आप अभी यूनिट्स कितने बना रहे हैं, 240 नहीं 240 बना रहे हैं अभी हम 240 बेच रहे हैं इस वक्त। 320 हमारी कैपेसिटी है, 240 में अगर आप 150 ऐड करें ये तो बन जाते हैं 390, तो ये तो हमारे 320 कैपेसिटी से ऊपर चलेगी। तभी उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप अपनी करंट कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, हो जाएगी। All suitcases over the current maximum production capacity would incur $2 per unit direct labor cost. जो आपकी करंट मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी से ऊपर वाले यूनिट्स होंगे उन पर आपको $2 पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ओवर टाइम की वजह से ज्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि लेबर आपके पास अबंडेंट नहीं है ना। लेबर स्केर्स होने की वजह से वो लोग जब रात का ओवर टाइम करेंगे एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने के लिए तो आपको उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी वुड हैव टू बी फाउंड एट ए मंथली रेंटल ऑफ 200, मंथली रेंटल आपको एक्स्ट्रा 200 पे करना पड़ेगा। The directors are also concerned that the target annual profit set by them of 30,000 is not being achieved. अगर प्रॉफिट 30,000 का वो चाह रहे हैं और वो हमारा अभी तक अचीव नहीं हो रहा। सर कैसे नहीं हो रहा? अगर आप देखें तो वी आर गोइंग टू गेट ओनली 2200 प्रॉफिट करेंटली, टारगेट प्रॉफिट इज 30,000 व्हिच इज नॉट येट अचीव्ड। दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज बाय 10% द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्शन। आप 10% सेलिंग प्राइस को ऑल प्रोडक्शन की बढ़ा रहे हैं एक्सेप्ट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये 150 यूनिट्स वाले के अलावा उसकी तो 42 ही रहेगी। दे आल्सो प्लान टू इंक्रीज द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बाय 500 पर मंथ, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट मंथली सेल्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विल रिमेन एट 240 सूटकेसेस पर मंथ। यानी जो आपकी मंथली सेल्स थी, जो आप पहले 240 सूटकेसेस बना रहे थे वो आप अभी भी बना के बेचेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है 240 सूटकेसेस जो आप पहले बना रहे थे वो भी आपके साथ आएंगे और उसके अलावा जो आप 150 सूटकेसेस एक्स्ट्रा बना रहे हैं वो भी आप जो है वो बनाकर बेचेंगे। तो हम रिक्वायरमेंट देते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट इन मार्जिनल कॉस्ट फॉर्म। अब देखिए उसने पूरी मार्जिनल कॉस्ट फॉर्म में कहा है प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाएं, शो द जे लिमिटेड मैक्सिमम फोरकास्ट टोटल प्रॉफिट पर मंथ इफ द डायरेक्टर एक्सेप्ट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है वो तो टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट उसने कहा है इंक्लूडिंग द प्रीवियस प्रोडक्शन व्हिच हैज बीन डन बाय अस एंड व्हिच हैज ए यूनिट्स ऑफ 240 यूनिट्स भी बनेंगे और उसके अलावा भी जो नए यूनिट्स आप बना रहे हैं वो भी आपकी बनेंगे। तो 240 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जी बिल्कुल, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपकी 45 आप नहीं है बेटा, इसमें 10% का क्या हो गया है, इजाफा हो गया। तो आपकी सेलिंग प्राइस अब कितनी हो जाएगी? 240 मल्टीप्लाइड बाय 49.5, दिस विल बी योर सेल्स। कितनी आ जाएगी थी आपकी सेल्स? ये आपकी सेल जो है ये आ जाएगी 11,1,880 और इसके अंदर आप मजीद ऐड कर देंगे जो आपकी सेल्स कौन से यूनिट्स हो रहे हैं, 150 सूटकेसेस जो आप बेच रहे हैं और एक आप कितने का बेच रहे हैं, 42 का। टोटल सेल्स आपकी तब आएंगी ना, 240 सूटकेसेस आप बेच रहे हैं 10% सेलिंग प्राइस में इजाफे के साथ विच विल बिकम 49.5 और 150 सूटकेसेस जो आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो तो आप ले ही रहे हैं ना, वो भी आप बेच रहे हैं किस हिसाब से, 42 के हिसाब से। तो बताएं आपकी टोटल सेल्स कितनी बन जाएगी? सर हम दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं हसन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अलग अलग सॉल्व करना चाहें तो वो भी इसका क्वेश्चन ठीक होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग को स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, लेकिन नेट इफेक्ट आपका वही आना चाहिए या आंसर आपका वही आना चाहिए। कितना आते हैं सेल्स टोटल? 181
18180 ये आ रहा है, ठीक है। इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में आपका तो पता है क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल आता है और आपकी डायरेक्ट लेबर आती है, फिर हम आगे भी देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल को देखते हैं बेटा, हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी। अगर हम ऊपर देखें पर यूनिट के हिसाब से, तो आपकी डायरेक्ट मटेरियल 15 है और डायरेक्ट लेबर जो है वो आपकी 8 है नॉर्मल वे में। वो कहता है मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, मटेरियल एज इट इज आपका लग रहा है दोनों ही सूरत में। तो उसने क्वेश्चन में बताया है कि दूसरे केस के अंदर भी $2 एडिशनल लेबर लग रही है, बाकी कॉस्ट जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हैं कि बाकी कॉस्ट आपकी सेम टू सेम जो है वो रहेगी। तो पर यूनिट कॉस्ट तो आपको पता है हर यूनिट पर लगनी लगेगी, 150 पर भी लगेगी आपकी। मैं निकालूंगा 150, सॉरी 150 कह रहा हूँ, पहले आपका आएगा 240 मल्टीप्लाई 250, दोनों ऐड भी कर सकते हैं लेकिन मैं अलग अलग 240 मल्टीप्लाइड बाय कितनी है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, 15 है, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा 150 इंटू 15 जी। दोनों को ऐड कर लें, ऐड करके दोनों को आप निकाल लेंगे डायरेक्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट 5850। अब डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, वो क्या, देखें 320 यूनिट तक हमारी टोटल कैपेसिटी 320 है ना, हमने निकाली थी। 320 यूनिट तक आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट सेम रह रही है और वो कितनी है, 8 है। देखें 320 यूनिट तक सेम रह रही है, तो 320 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3 से भी कर सकते हैं आप उसके, 240 को पहले करें 8 से, फिर 80 को करें 8 से, और जो ऊपर की प्रोडक्शन आपकी है ना उस पर लेबर ज्यादा लग रही है, क्योंकि 240 प्लस 150 करें तो कितना बनता है, 240 प्लस 150 कहते हैं तो बनता है 390। 390 में से 320 पर तो $8 के हिसाब से आप लेबर पे कर रहे हैं, लेकिन 70 पर आपको पे कितनी पड़ रही है, 10 के हिसाब से। 320 इंटू 10 कितना आता है बताएं, 3260, नहीं नहीं ये अलग अलग बताएं पहले, 320 इंटू 8 2560, और फिर नीचे आपका आ जाएगा 700, और टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 3260। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी बेटा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसने बताया है वो 2 पर यूनिट है। आपको पता है कि आपके टोटल यूनिट जो है कितने हैं, 390 हैं, तो आप 390 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 के साथ, तो आपके वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएंगे। हाँ 240 देखे ना, 240 इंटू 2 और फिर 150 इंटू 2, बात एक ही है। इट मीन्स दैट 390 इंटू 2 मेक सेंस, 780 आ जाएगा जी आपका। और आपके पास इसके अलावा मेरे ख्याल है वेरिएबल कॉस्ट और कोई नहीं है, इसका हम टोटल कर लेंगे so that we can be able to find the contribution 11989 माइनस कर देंगे आप, 8290 is going to be the contribution। बेटा इसमें से आपको पता है हम लेस क्या कर देते हैं, कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट उसमें जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो काफी सारी हैं। अगर आप क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने को कहा है, तो अगर आप सारी लिख कर करेंगे इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। तो फिक्स कॉस्ट आपकी जो पहले से मौजूद है वो 4200 की है, जो पहले से है 4200 की है। सर कहाँ से निकाली, ये दी हुई मैंने ब्रेक इवन में ऑलरेडी निकाल चुका था, और आप ऊपर से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं सबका टोटल। और वो कहता है कि फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो रहा है कितना, लेबर पर यूनिट का तो इजाफा हो गया। दूसरा कह रहा है कि एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी आपको मंथली रेंटल पे करना पड़ रहा है 200 का, यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टोरेज कॉस्ट आपको पड़ रही है, या रेंटल भी लिख सकते हैं आप 200 का। उसके बाद कहता है जी कि आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ रहा है 500 पर मंथ का, ठीक है ना, ये भी आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो वो जो 150 यूनिट्स हैं वो बेचने के लिए आपको अपनी फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ रही है 500। इसका टोटल कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं है, टोटल इसका कर लेंगे तो आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा जी 4900।
या माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 3390. दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट फॉर द ईयर. ये मैंने सॉल्व कर लिया है. उसने क्या, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्म इफ द डायरेक्टर एक्सेप्ट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. याद रखिएगा सेलिंग प्राइस सिर्फ पुराने की बढ़ रही है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग प्राइस 42 ही थी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. आगे उसने क्या, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड accept the new contract with BART and increase the selling price. Justify your answer by explaining two benefits and two limitations. कहता है कि बताएं कि आपको BART के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो पहली तो बात ये है कि you will be able to fulfill the requirement of your customer which has already been retained by us because you are able to sell 240 units and you will be able to get more market share कि अब आप 150 यूनिट्स मजीद भी खरीद सकते हैं. लिमिटेशन इसकी क्या है कि बेटा जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं दे विल बी डीमोटिवेटेड बिकॉज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट वी आर चार्जिंग लेस प्राइस फ्रॉम दोज पीपल. सो आपके जो रेगुलर कस्टमर हैं वो डीमोटिवेट हो सकते हैं, दे मे स्टॉप परचेजिंग फ्रॉम यू बिकॉज वी आर चार्जिंग हायर प्राइस फ्रॉम देम. ऐसे ही है ना जी. दूसरी बात है कि आपको यू हैव टू हायर मोर लेबर विच विल इंक्रीज योर कॉस्ट बट ओवरऑल योर प्रॉफिट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2200 टू 3390. तो प्रॉफिट में आपका डेफिनेटली क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है. फिक्स कॉस्ट में भी आपका इजाफा हुआ है, स्टोरेज कॉस्ट एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ रही है मजीद. ठीक है जी. और एडिशनल लेबर मैंने आपको बताया कि हायर करनी पड़ेगी जो कि ओवर टाइम की वजह से हो सकता है आपके लेबर डीमोटिवेट हो जाए बिकॉज दे हैव टू गो फॉर ओवर टाइम, दे हैव टू वर्क मोर क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं है ना, तभी आपको ओवर टाइम ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं आपको. ठीक है जी. तो बस ये आप इस तरीके से लिखकर जो है वो बता देंगे कि हम किस तरीके से चीजों को मैनेज कर पाएंगे. दूसरा ये आपने लिखना है कि बिकॉज वी आर गोइंग above our current production capacity, तो is the supply available for the goods, is the supply reliable. ठीक है जी. और does the new contract will continue in the future also or this is only a one time contract, यानी आगे भी लोग हमसे लेते रहेंगे कि नहीं. ठीक है जी. ये सब चीजें आपने लिखनी है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताई है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप इस तरीके से एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को इस तरीके से टेकअप करते हैं. देख लें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम मजीद है तो मुझे बताएं, पिक्चर वगैरह लेनी है तो ले लें, तो मैं फिर आगे चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ. समझ आ गई है? मेरा झिझक आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. स्टेट 3 बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ बजटिंग कंट्रोल. जब हम पढ़ेंगे बजटिंग कंट्रोल तो फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट टॉपिक है, थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है. In another factory, the company manufactures bookcases. The following information is available. Selling price per unit 55 है, material per unit 10 है, direct labor per unit 21 है और fixed cost 54,000 की दी हुई है और factory capacity per month 3,800 units की. Recently, demand for the product has fallen due to increased competition and the target profit of 12,500 per month has not been met. यानी कि हम यहाँ कितना प्रॉफिट चाह रहे थे 12,500 का और डिमांड ज्यादा होने की डिमांड कह रहा हूँ कंपटीशन की वजह से आपका प्रॉफिट जो है आप उतना गैदर नहीं कर पा रहे. फिर आपको कैसे पता चला, निकाल के देख लेते हैं. देखें 3,800 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेटा कितना आएगा, देखें 55 सेलिंग प्राइस -10 और -21 तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है 24. 24 को आप मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 3,800 से. 24 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 3,800 से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा कितना, 91,200. उसमें से माइनस कर दें 54,000 फिक्स कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट कितना है 37,200. इस वक्त 37,200 का प्रॉफिट आ रहा है. लेकिन वो क्वेश्चन में बता रहा है कि कंपटीशन की वजह से आपकी प्रोडक्ट डिमांड जो है वो फॉल कर गई है, यानी अब आप उतने यूनिट्स नहीं बेचना चाह रहे और टारगेट प्रॉफिट जो कि 12,500 था हैज नॉट बीन मेट, वो मेट नहीं हो रहा. डायरेक्टर्स आर कंसीडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन ए के रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक केस बाय $3 पर यूनिट. सेलिंग प्राइस को $3 पर यूनिट कम कर दें, यानी 55 से कितनी हो जाएगी 52. इंट्रोड्यूस ए सेल्स कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का 5% जो है वो आप क्या देना शुरू कर दें,
लोगों को कमीशन प्रोवाइड करना शुरू कर दें सेलिंग प्राइस का। फिर इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड विल बी 3800 यूनिट्स, डिमांड आपकी वही रहेगी, 3800 यूनिट्स की ही रहेगी। बी में क्या कहता है जी, चेंज द डिजाइन टू प्रूव क्वालिटी रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। जब आप डिजाइन चेंज करें, क्वालिटी आपकी बेहतर होगी, जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट 20% बढ़ जाएगी। लेबर आर पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%, लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी 10%। डिवाइस सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक केस विल बी, क्या लिखा हुआ है, 50 हो जाएगी ना। और स्टार्ट एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन एट ए कॉस्ट ऑफ 24,000 पर एनम, इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड विल बी 3040 यूनिट्स। अब हो जाएगी आपकी डिमांड। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो सवाल जी 3840, ओके। हमने ये देखना है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पूरे साल का दिया हुआ है, लेकिन अगर आप सवाल देखें तो आपको डाटा पर मंथ का दिया हुआ है ना, फैक्ट्री कैपेसिटी पर मंथ है। लेकिन अगर आप गौर करें सवाल के ऊपर तो आप देखिए कि आपको जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो किसमें दी हुई है, 24,000 पर एनम है। आपने मंथली एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को बढ़ाना है, तो क्या आपकी कितनी आ जाएगी, 24,000 डिवाइड बाई 12, 2,000 आपकी आएगी। गलती ना कर दीजिएगा, पर एनम ना ले लीजिएगा। Calculate the forecast profit per month for option A, for option B, and recommend which option the director should choose. Justify your answer को आपने कहता है justify भी करना है। तो करते हैं इस सवाल को हम, और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे justify है वो करेंगे। ऑप्शन ए में सेलिंग प्राइस बेटा हमारी रिड्यूस हो गई है। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। सेलिंग प्राइस आपकी बेटा 55 से कम होगी, कितनी हो गई है, $3 से कम हो गई है, तो वो कितनी हो गई है, 52। सेलिंग प्राइस जो है दैट इज गोइंग टू बी 52। उसके बाद आगे देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल जो है उस पर जो है वो क्या फर्क पड़ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल वो कहता है कि आपका कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी सेम है, 10 है और वो 21 ही है। डायरेक्ट लेबर 21 ही है और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 10 है। सेल्स कमीशन आपका आ रहा है, आता है ना सेल्स कमीशन, और वो कितना है आपका 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। 52 का 5% निकालें कितना आता है, 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 52 का 5% निकालें कितना आता है जी, 2.6 जी। अब माइनस कर दें, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जी। पूरा नहीं बना रहा ना, क्योंकि उसने पूरा बनाने की हमें जरूरत नहीं थी, सवाल डाटा ऐसा दिया हुआ था, पूरे की जरूरत नहीं थी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के टोटल कंट्रीब्यूशन से सवाल सॉल्व हो जाएगा। उसने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट थोड़ी मांगी है पूरी बना के दिखाएं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 52 माइनस 10 माइनस 21 और माइनस 2.6 कितना आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 18.4 आपका आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे भला क्या टोटल कंट्रीब्यूशन, वो आपका आ जाएगा 3800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 18.4, कितना आता है जी, 69,920 आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट हम माइनस कर देंगे, और फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा ना, वो कितने की है, 54,000 जी। प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी आपका, 15,920। तो देखिए वी विल बी एबल टू गेट द टारगेट प्रॉफिट, वी आर गेटिंग मोर देन द टारगेट प्रॉफिट। तो ये तो एक पॉइंट इसमें इसका बेनिफिट में जाता है, लेकिन मे बी ऑप्शन बी विल हैव मोर प्रॉफिट इवन फ्रॉम मोर देन ऑप्शन ए। लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑप्शन बी, चेंज द डिजाइन टू improve the quality resulting in an increase of 20% in the material cost per unit। रिवाइज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक के हिसाब कितनी है, 50 है ये, हाँ तो देख लेते हैं फिर, 59 है, ठीक है जी, 59 है। तो अच्छा हुआ क्लास आपने बता दिया, वरना गलत हो जाना था आंसर, है ना। सेलिंग प्राइस जो है क्वालिटी आप बढ़ा रहे हैं, हर चीज बढ़ा रहे हैं, तो आपकी प्राइस भी कम बढ़ा सकते हैं ना। फिर चीज अच्छी दे रहे हैं, अच्छी चीज के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आप देखें ना, आप जब जाते हैं अगर कुनाल में, आप फुल वहां पैसे खर्च करते हैं आईटी पे वगैरह पे, यहाँ पे आप बट के टाइम में आप जाएं तो आपका दिल नहीं करता, सस्ता है ना, इसलिए गरीब लोगों के लिए, हम जैसे बटों के लिए। अच्छा जी,
तो इंप्रूव करनी है क्वालिटी, आपने रिजल्टिंग इन 20% इन द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो मटेरियल कॉस्ट है कितनी, 10 है, 10 में 20% इजाफा हो गया बेटा। 10 में 20% का मतलब क्या होता है, 2 है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, 12। लेबर भी वो कहता है कि आपकी कितनी, 20% था तो 20% निकाला मैंने, ठीक है। लेबर जो है वो 10% इंक्रीज कर गई है बेटा। लेबर हमें दी हुई है कितनी, 2.1, इसमें प्लस कर देंगे कितना, 0.21, 10% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 23.1। आगे क्या कहता है जी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, और फिक्स कॉस्ट में 2000 का इजाफा हो रहा है बिकॉज एडवर्टाइजिंग कैंपेन 24,000 की टोटल है आपकी। तो वेरिएबल प्रोडक्शन देख लें, वेरिएबल प्रोडक्शन दिए ही नहीं हुए, ठीक है, बस ये दोनों ही थी, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बना अपना क्या, कंट्रीब्यूशन 59 -12 और -23.1। सेल्स कमीशन नहीं है ना इस दफा हमारा, ये कितना आ जाएगा जी आपका, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है, 23.9। अब हम निकाल लेंगे जी टोटल कंट्रीब्यूशन, 23.9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स के साथ। बेटा जरा यूनिट्स को भी देख लेते हैं, ये ना हो कि हम गलती से यूनिट्स जो है वो सही ना लें। उसको भी जरा बड़ा, 3040 है, नहीं मेरे भाई ये देखिए 30 है। जीरो तो आपको वैसे भी याद रहता है क्योंकि अक्सर 0 मार्क्स बच्चों के आते हैं पेपर में, इसलिए 0 याद रहना चाहिए आपको। तो 23.9 इंटू 3040 जी, 72656, लेस कर देंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बेटा पहले जो मैं दी हुई है ना 54,000 की दी हुई है, अब उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा कितनी, फिक्स कॉस्ट का 2,000 का, क्योंकि वो जो एडवर्टाइजिंग कंपेन है ना बेटा 24,000 पर एनएम की, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, तो उसके पैसे भी आपको पे करने हैं, और वो भी आपकी फिक्स कॉस्ट में क्या कर देगा, इजाफा कर देगा, और वो माइनस करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू गेट योर प्रॉफिट जी। 16656, देखिए ऑप्शन बी विल हैव इज हैविंग, ऑप्शन बी इज हैविंग मोर प्रॉफिट देन ऑप्शन ए, राइट, बट इन ऑप्शन बी अवर we have to pay more premium to the direct labor because more skilled labor is required, we have to pay more for the direct labor. Secondly, हम अपनी डिमांड नहीं कर पा रहे ना अचीव। ऑप्शन बी में 3040 यूनिट्स आर being demand is 3840, we can sell 3840 units but we are selling less, ठीक है, because of the improvement in quality. Selling price may result in decrease in profit in the future because people may feel reluctant to purchase the goods from us even at a higher selling price if there is a competition in the market. डायरेक्ट मटेरियल क्वालिटी बेहतर हो गई है, लेबर की भी बेहतर हो गई है, फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर रही है। ओवरऑल ऑप्शन बी इज ए बेटर चॉइस because we are able to achieve the target profit also and we are also getting more profit than option A, ठीक है जी। Then we have to see that either labor hours are available or not, क्योंकि लेबर आवर पर यूनिट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो लेबर प्राइस हमारी बढ़ जाएगी। Even after advertisement you are able to sell only 3040 units, it means the demand will still not be achieved because demand is currently at 3800 units, right? बस ये जनरल सी आपने परसेप्शन देके बताना है। क्वालिटी कस्टमर मटेरियल बाकी क्वालिटी उसकी इंप्रूव हुई भी है कि नहीं हुई है, ये आप बताएंगे। सप्लायर अवेलेबल है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों पर आपने डिस्कस करके अपना जो ओपिनियन होता है वो देना होता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, अभी हम आगे चल रहे हैं। आप तो जल्दी चली गई। ये फरवरी मार्च 22 का सवाल है। फरवरी मार्च 22 ये आपने कल घर में करके लेके आना है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 वाला। फरवरी मार्च 22
22 का इस वाले का सवाल है, ये आपने घर में करना है, बस यही घर में करना है, और उससे पिछले आपने सारे कर लेने हैं। कि बाकी जो एक दो क्वेश्चन कल मैं दो और करवाऊंगा आपको, एंड देन वील बी एबल टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और उसके बाद हम चल जाएंगे किस पर, अपने अगले टॉपिक पे जो डिसीजन मेकिंग का है। और डिसीजन मेकिंग के सवाल मैं आपको घर में दूंगा करने के लिए, बल्कि डिसीजन मेकिंग का जो दो चार चार सवाल डिसीजन मेकिंग के हैं जो हमने करने हैं। इंशाल्लाह देखने कोई मसला तो बताएं कि हमने सवाल कौन सा किया सही है। हमारा किस, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।